नमस्कार। 8 बजने को आए और मैं उपस्थित हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। अर्पण जी नमस्कार, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो कृपया बताएं आवाज़ आ रही है या नहीं। आवाज़ आ रही है? हेलो जी, आवाज़ आ रही है, बता देंगे। जी जी, नमस्ते सर। नंद सर नमस्ते। मेरी आवाज़ आ रही है सर? उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ जी जी जी। थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट। तो आज वैलेंटाइन डे है। आप सबको वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम का दिन है। ऐसा है कि एक दिन प्रेम के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और आज के दिन हम प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम को याद करते हैं। ये बहुत मज़े की बात है क्योंकि प्रेम का भी एक दिन होता है। लेकिन आज के ज़माने में जब इतना हर तरफ एक मारकाट सी मची हुई है तो प्रेम का दिन तय किया जाना भी शायद ज़रूरी है कि कम से कम उस दिन हम प्रेम की बातें करें। उस दिन कुछ अच्छी बातें हों, लोगों को याद आए कि हम मनुष्य हैं और प्रेम जो है सबसे ज़रूरी जज्बात है हमारे लिए। जी नमस्ते। नमस्ते अरविंद कुमार जी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये दिन बहुत ख़ास है मेरे लिए भी, ख़ास कर क्योंकि आज के दिन हमारी शादी हुई थी। हमारा हमारी मैरिज एनिवर्सरी है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो उस हिसाब से तो और भी ख़ास दिन है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या ये हमने जानबूझ के किया कि वैलेंटाइन डे में हमने शादी की, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये एक संजोग मात्र है कि इस दिन हमारी शादी हुई थी। इसकी बात आगे चलकर कहेंगे क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमारा प्रेम विवाह है, क्योंकि चूँकि अंतर जातीय विवाह है, दूसरे एक भाषा भाषी से, दूसरे प्रांत के व्यक्ति से, तो लोगों को ये सवाल उनके मन में उठता है। तो मैं ये बात आगे चलकर बताऊंगी। सबसे पहले, जैसा कि आज का विषय भी कुछ ऐसा है कि हम कुछ साहित्य की बात करेंगे, अपनी साहित्य की बात, हिंदी साहित्य जो मैं पढ़ती हूँ, जिन ऐसे जो चीज़ें जो मैंने पढ़ा और मुझे बहुत प्रभावित किया, जिन चीज़ों ने उनकी बात मैं करूँगी। तो मेरे ख्याल से और आप सब भी ये मानेंगे कि एक व्यक्ति का निर्माण उसके जी नमस्ते। नमस्ते। एक व्यक्ति का निर्माण, उसके व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है, उसके वातावरण, जिस परिवेश में वह बड़ा होता है, उसमें होता है। तो किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसके परिवेश को समझना भी ज़रूरी हो जाता है। एक लेखक उसकी लेखनी को समझना भी उसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके परिवेश को समझें, उस वातावरण को समझें जिसमें उनका निर्माण हुआ, जिनमें वो पले बढ़े। तो अगर मैं अपनी बात कहूँगी तो प्रेम के संदर्भ में इसे उससे जोड़ कर देखिए तो ये कहूँगी कि
बचपन में कुछ ऐसी जगहों में हम रहे जो काफ़ी कुख्यात जगहें थी, और ऐसी उनका नाम मैं अब नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। वो जगह बहुत प्रिय है मेरे लिए, लेकिन फिर भी वो जगह बहुत कुख्यात थी, बहुत ख़तरनाक जगह हुआ करती थी। कोलियरी फील्ड हुआ करता था, और वहाँ बहुत सारी तरह तरह के लोग होते थे, बहुत क्राइम होता था। तो ऐसी जगह जब हम रह रहे थे, हम 6 बहनें थे, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी माँ जो थी बहुत चिंतित रहती थी और भयभीत रहती थी। इसलिए वो वातावरण, उस माहौल में वो हम लोगों को बहुत सेध कर, बहुत संभाल कर रखती थी, हम 6 बेटियों को। तो वहाँ का जो जीवन था वह बहुत सारे उसमें बंदिश थे। हम लोग बाहर इतना नहीं जाते थे, हम मैटिनी शो के सिवा हम कोई फिल्म नहीं देखते थे, शाम को घर से नहीं निकलते थे, बहुत सावधान होके स्कूल जाना भी जैसे बहुत बुरे अनुभव होते रहते थे। लड़कियों के लिए वह जगह सुरक्षित नहीं हुआ करती थी। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा जीवन जो था बहुत सारे बंधनों के बीच था। और तो हुआ यूँ कि फिजिकली शरीर से तो हम बंधनों में जकड़े हुए थे, लेकिन फिर हम घर के अंदर पूरी आज़ादी थी, और उसमें हमारे पास और कुछ नहीं था, बस किताबें थी, खूब सारी किताबें। तो शुरुआत हुई बांग्ला और अंग्रेज़ी साहित्य से, क्योंकि मेरे पिताजी की एक लाइब्रेरी थी, उसमें ये किताबें थी, उन्हें हिंदी नहीं आती थी। तो आप समझ सकते हैं कि बांग्ला जो साहित्य है वो उसमें प्रेम का, हमारे प्रेम के कितने सारे गुरु हैं वहाँ, शरतचंद्र जी, और इनके साहित्य से साबका पढ़ा, और हमने इनकी कहानियाँ पढ़ी, इनके उपन्यास पढ़े। तो ऐसा हुआ कि आसपास का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन हम किताबों की दुनिया में जीते थे, और वो दुनिया बहुत खूबसूरत थी, और उसमें हमें प्रेम का ऐसा निदर्शन मिला, ऐसा रूप देखने को मिला, ऐसी उसकी परिभाषा मिली कि प्रेम जो है वह बहुत पवित्र चीज़ है, वह आत्मा की चीज़ है, वह मनुष्य को मनुष्य बनाता है, उसे एक बेहतर मनुष्य बनाता है। और प्रेम एक मनुष्य को जो है उसे एक सही दिशा देता है, उसके जीवन को खूबसूरत बनाता है। बहुत सारी खूबसूरत बातें प्रेम के बारे में। तो शुरू से एक धारणा बनी कि प्रेम ऐसा होता है। प्रेम, देवदास का प्रेम, और चंद्रमुखी का प्रेम, और पारो का प्रेम, और कितनी सारी कहानियाँ अब मुझे याद आती है वो कहानियाँ। तो वो एक अलग ही दुनिया थी, और उसने जो प्रेम का एक खाका हमारे सामने खींचा, एक बहुत ही खूबसूरत इम्प्रेशन मन में बना प्रेम के प्रति। लेकिन बाहर का जीवन इसके बिल्कुल उलट था। आगे चलकर प्रेम की बात अगर मैं करूं, तो आगे चलकर यह हुआ कि बहुत कम उम्र में मैंने लिखना शुरू किया था, और उस वक्त बैठे बिठाए लेखिका बन गई थी, बहुत कम उम्र में, 15-16 साल मेरे ख्याल से। आज के ज़माने में तो एक कहानी पर 5-6 मैसेज आ जाए या 2 फ़ोन आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस समय शायद लोगों के पास बहुत वक्त होता था, और उस समय ये इंटरनेट नहीं था, तो इतने सारे पत्र आते थे हमारे पास। जी, इतने सारे पत्र आते थे मुझे, और गट्ठर बात कर पत्र आते थे एक एक कहानी पर, और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि 70-70 चिट्ठियाँ एक दिन में आ जाती थी। और वो ख़त तो इतने खूबसूरत होते थे, और पाठकों के पास इतना समय होता था, इतना भाव विभोर होकर वह लिखते थे। और आज अगर बताऊं, इतने सालों से शायद अब तक कह नहीं पाई, लेकिन अब कह सकती हूँ कि ये पत्र जो होते थे कुछ कुछ दिनों बाद ये प्रेम पत्र में बदल जाते थे, क्योंकि जो लेखिका थी वो 15-16 साल की थी, और दूर से एक इम्प्रेशन बन जाता है, और ऐसा होता है कि पाठक जो है वह कहानी की दुनिया में पहुंचकर किसी और दुनिया में पहुंच जाता है, यथार्थ से बहुत दूर।
और उसे सब कुछ सच लगता है। और इन सब के बीच वो जो लेखक है उसे वह आ, हाँ हाँ पूनम, सही कह रही हो। तो मैं ये कह रही थी, तो लेखक उनके लिए कोई सपनों की दुनिया से आया हुआ व्यक्ति लगता होगा। और तो ये प्रेम पत्रों का सिलसिला जो शुरू हुआ बहुत कम उम्र से और इतने सारे, और आज तो सोचकर कभी कभी बुरा भी लगता है, लेकिन ऐसा था कि हमारे परिवार में ये एक विदित बात थी, एक जानी मानी बात थी कि जयश्री के फैन मेल्स हैं और सबको पता था कि ऐसे पत्र आते हैं। और एक तरह से हमारे मनोरंजन के ये सामान हो जाते थे ये पत्र, क्योंकि लोग खून से खत लिखते थे और तितलियां मार कर कोई पत्र खोले तो उसमें खून और तितलियां मरी हुई, और विभत्स से लगता था मुझे। और मेरे भाई बहन कई बार इन पत्रों को सरस्वर पाठ करते थे जोर जोर से, और सब हम लोग हंसते थे। उस समय इन बातों का कोई मतलब नहीं था, और मुझे तो बहुत ही अजीब लगता था कि आप जिनको जानते नहीं, बस एक कहानी पढ़ते हैं या दूर से एक तस्वीर देखते हैं और उससे आपको प्रेम हो जाता है। तो प्रेम का ये हाल था। तो उसी उम्र में, कम उम्र में, ये बात मुझे समझ में आई कि ये बहुत सतही बातें हैं। लोग भावुक हो जाते हैं, बह जाते हैं, इनमें कोई गहराई नहीं होती। तो बहुत सारे प्रेम निवेदन थे आसपास, प्रेम पत्र थे, लेकिन सबके बीच मेरी नज़र आसमान में रहती थी, बस वही प्रेम जो बचपन में जिसकी नींव पड़ी, और हमारे प्रेम गुरुओं ने जिस प्रेम की परिभाषा हमें दी, मन में वही प्रेम रहा, और आसपास ये जो था ये सब बहुत बकवास चीज़ लगती थी। और बताऊं कि बिहार से हम लोग गोवा आए, और इसलिए थोड़ी वहाँ के माहौल थोड़े अलग होते हैं। कंजर्वेटिव थी, बहुत कंजर्वेटिव माहौल से आई थी। तो उसके बाद मैं गोवा में सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ती थी, और इतना खुला माहौल था यहाँ का, ये सब था। लेकिन वो जो होता है ना कि एक नींव पड़ती है, तो फिर हम बिहार के थे, हम उस तरह के थे, तो इतना खुलापन नहीं था हमारे व्यवहार में। तो बहुतों को जानकर यकीन नहीं होगा कि सेंट जेवियर्स में 5 साल पढ़ाई के दौरान मैंने किसी लड़के से बात नहीं की, और कभी कैंटीन नहीं गई। हम 2 बहनें एक क्लास में पढ़ते थे, हम सीधे क्लास अटेंड करते थे, वापस आते थे। तो जीवन में प्रेम का ये हाल था। इसके बाद इसके साथ ये हुआ कि बहुत पढ़ती गई, और मुझे पता नहीं था, मैं विवाह करना नहीं चाहती थी। मेरे सपनों में कभी ये बातें नहीं आती थी कि विवाह करूं, बच्चे हो और परिवार हो। आम औरत की तरह मैंने सपने नहीं देखे। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी, बचपन में तो प्रधानमंत्री बनना चाहती थी देश का। तो कभी विवाह का ख्याल नहीं आया। तो जब एमए मैंने कर लिया और परिवार से दबाव था और सब बहनों की शादियां हो चुकी थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आगे क्या करूं। सेटल होना था, वो तब लगता था कि एक ज़रूरी बात है, हालांकि मन नहीं था। तो मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र से शादी कर ली, और वो इसलिए कर ली कि मुझे लगा कि जिसने मुझे कभी शेरो शायरी या प्रेम की बातें नहीं की, या जिसकी नज़र में मुझे कोई बदनीयती नहीं दिखी, एक तरह से जिसने प्रेम की कोई बात नहीं की, वो मेरा मित्र था। और उससे हम देश दुनिया की बातें करते थे, पेंटिंग, कॉमन जो हमारे इंटरेस्ट थे हम शेयर करते थे, और जिसके साथ मैं सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती थी। और मुझे लगता था कि ये व्यक्ति है जो मुझे सिर्फ एक औरत नहीं समझता है, एक मनुष्य समझता है। तो जब रिश्ते आने लगे तो मैंने ये सोचा कि मैं सिर्फ घर बार या ओहदा देखकर, किसी का रंग रूप देखकर शादी कर लूँगी, तो क्यों ना मैं उससे शादी कर लूँ जिससे मैं एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे मनुष्य के रूप में जानती हूँ, जो मेरा मित्र है।
और जिससे मेरे विचार मिलते हैं, तो फिर मैंने शादी इनसे कर ली। तो ये नहीं कहूँगी कि यह प्रेम विवाह था, लेकिन हाँ, इसमें मेरी मर्जी थी, ये मेरा निर्णय था। और शायद इसलिए था कि ये प्रेम की जो भरमार थी आसपास, उन सब में यह एक मित्र था जो उस तरह से प्रेम की बातें नहीं कहता था, जो मेरा मित्र था। और हम इससे आगे बढ़कर बहुत सारी बातें शेयर कर पाते थे। तो मैंने ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली। तो ये रही मेरे जीवन में प्रेम की कहानी, कि मैंने सीधे शादी कर ली, प्रेम मैंने किया नहीं। आगे जब मैंने लिखना शुरू किया, तो लिखने से पहले सालों जी सर, थैंक यू नंद जी। मैं ये कहना चाह रही थी, इसलिए मेरे साहित्य में भी प्रेम का जो रूप है, लोग अक्सर कहते हैं, कई कई बार ये सवाल उठा कि आप बहुत आदर्शवादी बातें लिखते हैं, लेकिन सच ये है कि ये आदर्श की बात नहीं है। जिन बातों में मैं यकीन करती हूँ, मेरे लिए प्रेम जो है, मैं वो बात लिखती हूँ। तो मेरी अक्सर जो कहानियाँ होती है, वह वन नाइट स्टैंड या एक त्वरित जो ये होता है आज का जैसा होता है प्रेम, सो कॉल्ड प्रेम, उसके विरुद्ध है। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेम आत्मा की चीज़ है, और अगर प्रेम है, उसकी भावना है, तो उसमें हर तरह की संवेदनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी। लेकिन प्रेम के बिना इन इच्छाओं का कोई अर्थ मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। फिर तो वो एक पशुवत प्रेम है, हम में और पशुओं में बहुत फर्क नहीं है इस बिंदु पर आकर, जो दैहिक प्रेम होता है। तो मेरी कहानियों में इस तरह से प्रेम जो है वह एक आत्मा की चीज़ बनकर सामने आता है। और कई कहानियाँ, मेरी तो इतनी सारी कहानियाँ हैं जिन पर बात होती रहेंगी, लेकिन बांग्ला साहित्य में, अंग्रेज़ी साहित्य में मैंने प्रेम की बहुत खूबसूरत कहानियाँ पढ़ी हैं, उपन्यास पढ़े हैं। अन्ना कार्निना का उपन्यास इतना मोटा सा, वो किताब मैंने मेरे ख्याल से कॉलेज के दिनों में मैंने पढ़ लिया था। बांग्ला की किताबें पढ़ी, और हिंदी में बाद में विपुल साहित्य मैंने पढ़ा। और इतनी सारी कहानियाँ, अब किस कहानी का जिक्र किया जाए। जैसे गुलेरी जी की कहानी, अब उसका जिक्र किए बिना प्रेम की कहानियों की बात करना मुश्किल है हिंदी साहित्य में, कम से कम। जैसे उसने कहा था, इस कहानी पर मुझे याद है, बीए फाइनल ईयर में जब मैं परीक्षा दे रही थी, तो इस पर एक प्रश्न आया था, उसने कहा था, और मैंने इतने मन से इस पर लिखा था, और मुझे सर्वाधिक अंक मिले थे ग्रेजुएशन लेवल पर। 12th में, ग्रेजुएशन लेवल में, एमए में मुझे राज्य भर में सबसे अधिक अंक हिंदी में मिले थे। और वो इसलिए होता था कि साहित्य में ये मेरे मन का विषय था, और उसमें अगर कोई कविता आ जाए, कुछ प्रेम की बात हो जाए, कोई उपन्यास कहानी पर लिखना हो, तो मैं इतना मन से लिखती थी कि मुझे बिना पढ़े मन से मैं जो लिखती थी, तो उस पर मुझे बहुत अंक मिलते थे, बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। अब एक किताब, एक उपन्यास का मैं जिक्र करना चाहूँगी, कि जब मैं शायद एसएससी में थी, मैंने तुम्हारे लिए उपन्यास पढ़ा था। ये हमारी जोशी जी का उपन्यास है, हिमांशु जोशी। और मैं नहीं कह सकती इस उपन्यास ने मुझ पर कितना प्रभाव डाला। उस उम्र में जब जज्बात होते हैं प्रमुख रूप से, और हम इतना सोचते नहीं हैं, इतना तर्क, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझते, लेकिन मन होता है और संवेदनाएं होती हैं, और मन को ये बातें छूती हैं। उस उम्र में जब मैंने ये उपन्यास पढ़ा, तो इसमें जाने क्या बात थी। मैं एकदम इस उपन्यास को मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार पढ़ा, और मुझे इतना अच्छा लगा। इससे जुड़ी इतनी सारी कहानियाँ हैं। जैसे
जब मैं लिखती थी उस समय थोड़ा बहुत लिख रही थी, तो मैंने अपना जो उपनाम अनुमेहा जो नायिका है इस उपन्यास की, तो उसके अनुसार मैंने उससे मेल खाता हुआ नेहा रख लिया अपना उपनाम। और तब मैं जयश्री रॉय नेहा के नाम से लिखती थी। और मुझे लगता था कि मैं जब मेरी बेटी होगी तो मैं उसका नाम अनुमेहा रखूँगी, जो कथानायिका थी उसका नाम। लेकिन आगे चलकर किसी और ने हमारे परिवार में अनुमेहा नाम रख लिया, तो फिर मुझे अपनी बेटी का नाम अनुष्का रखना पड़ा। और फिर शादी के वक्त गोवा में ऐसा रिवाज है कि और दुल्हन को एक नया नाम दिया जाता है। ये कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन देते हैं रिवाज से। तो फिर मैंने खुद मांगा कि मेरा नाम मुझे नेहा बुलाया जाए। इसी उपन्यास से प्रभावित हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस उपन्यास के साथ जुड़ी इतनी यादें हैं, इतनी बातें हैं। और इस पर मैंने एक टिप्पणी कहीं लिखी थी, जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहूँगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बेतरतीब हो जाते, जो लिखा होता है वह व्यवस्थित होता है। तो मैं ये छोटी सी टिप्पणी आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी। मैंने लिखा था तुम्हारे लिए उपन्यास पर, यह छोटा सा लेख कह ले, टिप्पणी कह ले, कि एक उम्र होती है जब इंसान, जिंदगी और दुनिया सब कुछ इंसान को खूबसूरत लगती है। जब बादलों का रंग गुलाबी और सितारों का रंग नीला होता है, जब इंसान चलता ज़मीन पर है पर उसका जेहन सितारों में होता है। उसी उम्र की दहलीज पर मुझे हिमांशु जोशी जी का उपन्यास तुम्हारे लिए पढ़ने को मिल गया था। उपन्यास के पन्ने पलटते हुए मैं चौंकी थी। अरे, ये तो मेरी कहानी है। इसकी नायिका अनुमेहा तो मैं हूँ। वही उम्र, वही खोयापन और वही चाँद के हाला की तरह वजूद के चारों ओर घिरी हुई हरदम की उदासी। फर्क जो था वह जिस्मानी था। चाँद सी उजली और सुनहरे बालों वाली अनुमेहा और सांवली साधारण मैं, मगर त्वचा के नीचे बहने वाली संवेदना की पहाड़ी सी उजली चमकीली नदी, अनुभूतियों की गहरी श्यामल झील और हर पल जेहन में पश्मीने की तरह छाई रहने वाले नर्म आर्द्र कोहरे। मैं किताब एक बार पढ़ गई, 2 बार पढ़ गई और फिर अनगिनत बार पढ़ गई। धीरे धीरे इस उपन्यास के सारे शब्द मेरे मानस में मोतियों से जड़ गए। मुझे इसका हर्फ हर्फ याद हो गया। उठते बैठते जागते सोते ये मेरे इर्द गिर्द खुश रंग तितलियों की तरह उड़ते फिरते, भंवरों की तरह गुनगुनाते, और मैं इन्हीं में भूली भूली फिरती किरणों की पगडंडियों की तरह। उन दिनों जिंदगी सतरंगी सुनहरी हुआ करती थी। क्या था इस उपन्यास में? कोई बहुत बड़ा सच, कोई सामाजिक सरोकार, जिंदगी का बहुत बड़ा फलसफा? शायद इनमें से कुछ भी नहीं। मगर जिस उम्र के लोगों की कहानी है इसमें, और जिस उम्र के पड़ाव में मैंने इसे पढ़ा था, उस समय यथार्थबोध का भारी भरकम जुआ कंधे पर पड़ा भी कहाँ होता है। इन दिनों किसी ने ना खत्म होने वाले गीत की तरह प्रतीत होते हैं जीवन के रास्ते। लगता है हाथ बढ़ाएंगे और सितारे तोड़ लेंगे। हर बात में रूमानियत होती है। सुख की तरह दुख भी लुभाता है, अच्छा लगता है। समय और परिपक्वता के साथ जीवन का जो चेहरा जर्द, मलिन,
पढ़ता जाता है वही उस समय किसी जिंदा ख्वाब की तरह आकर्षक लगता है, अपनी ओर बुलाता है। मैं जानती हूँ आज इसे समीक्षात्मक दृष्टि से पढ़ूं तो शायद यह कुछ और ही अर्थ दे, मगर मैं उस तरह इसे पढ़ने से बचती हूँ। मैं अपने भीतर इसके स्वाद की मिठास को हर हाल में बचाए रखना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए में भी सब कुछ बेहद खूबसूरत है, मोहता है किशोर मन को, उसके निर्दोष सपनों को और कल्पनाओं को। कोहरे में डूबा शहर, भीगी नम हवा, गहरी नीली झील पर तैरती नावें, दिनों तक अनवरत झरता आकाश। फिर वह डॉक्टर दत्ता का ब्लू कॉटेज, काठ का छोटा सा कमरा, उसकी खिड़कियों पर लगे कांच के रंग बिरंगे टुकड़े और उनमें से झांकता हुआ आरू का छतरीनुमा बौना वृक्ष। वह सारा स्वप्नील परिदृश्य आज भी मेरे भीतर जस का तस धरा है। नन्ही सी गोल मेज पर रखा शॉल से निकला हुआ अनुमेहा का हाथ, उसके नर्म उजली उंगलियां, सच कितना जीवन लगता है सब कुछ। जैसे हाथ बढ़ाकर छुआ जा सकता है, उंगलियों के पोरों पर धड़कती हुई जीवनानुभूति। ब्लू कॉटेज के उस छोटे से कमरे में जाने मैंने कितनी बार अनुमेहा विराग के साथ बैठकर टीन की कत्थई छत पर बरसते पानी की बौछारों का संगीत सुना है। तब लगता था प्रेम ऐसा होता है, अनुमेहा जैसा, विराग जैसा। सपनों में कितनी बार भटकी हूँ मॉल रोड की उन धुंध में डूबी काली चमकदार सड़कों पर। चांदनी रातों में झिलमिलाता झील का पानी, नावों की पाल, सफेद कपड़ों में अनुमेहा का वह देहाती स्वप्नील रूप, स्पर्श से परे, एकदम मायावी। उस दिन नौका विहार में विराग और अनुमेहा के बीच घटी उस संक्षिप्त सी छुअन के रोमांच और माधुर्य को मैंने जैसे खुद जिया था। तो इस तरह की अनुभूतियाँ इन रोमानी जो किताबों में हमें मिलती थी और इनमें हम खो जाते थे। और आज मैं इस उपन्यास को दोबारा मुड़कर पढ़ना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है अब जो काफ़ी हद तक हम मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, तो इस वक्त हमें यह किताब उस तरह से खुशी ना दे पाए, हमें इसमें कुछ और दिखे, हम कुछ आलोचनात्मक नज़र से देखने लगे, कुछ तर्क ढूंढने लगे। लेकिन जैसा कि भक्ति के साथ है, प्रेम के साथ भी ऐसा है कि ये महसूसने की चीज़ है। हम जब इस पर सोचते हैं, तर्क करते हैं, इस पर विमर्श करते हैं, तो ये प्रेम हमसे बहुत दूर हो जाता है। तो प्रेम को मैं प्रेम रहने देना चाहती हूँ, उसी में उसकी सुंदरता है। उसकी चीड़-फाड़ नहीं करना चाहती, उसका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे हमारे हाथ कुछ लगता नहीं। और प्रेम का जो वह खूबसूरत एहसास होता है वह कहीं छीन जाता है, दूर हो जाता है। मेरा हाल ही में एक संग्रह आया है, प्रेम कहानियों का संकलन है ये, प्रलेख प्रकाशन से, और इसमें मेरी प्रेम कहानियाँ हैं, 11 कहानियाँ मेरी पसंद की कहानियाँ हैं। इस किताब से आज मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए उसका पाठ करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि मैंने 2 प्रेम संकलनों का संपादन किया है। एक है अगिन स्नान, जो भरत पुस्तक भंडार से हाल ही में छप के आया है, और दूसरा है यहाँ से हमन है इश्क मस्ताना,
यह भी भरत पुस्तक भंडार से हैं और इनमें चुनी हुई प्रेम कहानियाँ हैं और आज के जो प्रतिष्ठित लेखक हैं उनकी बेहतरीन कहानियाँ हैं। जैसे अगर मैं अभिन अस्नान की बात करूं तो इसमें इस संकलन की विशेषता ये है कि इसके लिए अप्रकाशित कहानियाँ, खासकर इस संकलन के लिए लेखकों ने प्रेम कहानियाँ लिखी हैं और 11 कहानियाँ जो अप्रकाशित है इसमें पहली बार छपी है। इसमें ये है मन से मन की दूरी, अंजू शर्मा की एक कहानी है जो बेहतरीन कहानी है। आज की जो लेखिकाएं हैं, लेखक हैं, सभी प्रेम पर बेहतरीन कहानियाँ लिख रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि अब जब बारूद युद्ध हो रहे हैं, गरीबी है, भूख है, भूकंप आया हुआ है, ऐसे में हम प्रेम की बात कैसे कर सकते हैं, हम प्रेम कविताएं कैसे लिखते हैं। तो मुझे बहुत हैरत होती है क्योंकि प्रेम को हर हाल में जीना है और ये प्रेम है जो हमें हर कठिन परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम फुर्सत में अच्छे समय में प्रेम करें, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि कठिन समय में यह प्रेम होता है जो हमें हाथ पकड़कर इन अंधेरी सड़कों से बाहर खींचकर निकालता है, हमें हौसला देता है। जो प्रेम में होते हैं वह मजबूत होते हैं, उन्हें एक शक्ति मिलती है। तो हम हर तरह की बात करेंगे, हम प्रेम की बात नहीं करेंगे। फिर आप सोचिए कि दुनिया में ऐसा समय कब आएगा जब यहाँ कोई दुख नहीं होंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई हादसा नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा। तो प्रेम की बात कब होगी, हम प्रेम पर कब लिखेंगे। इस तरह अगर हम इंतज़ार करेंगे तो प्रेम का वक्त कभी नहीं आएगा। हमें इसी बुरे वक्त के बीच, सारे हादसों के बीच, प्रेम की एक जो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है, जो एक लौ है, उसे बचाए रखना है, उसे हर हाल में जीवित रखना है। हम प्रेम से मुंह नहीं मोड़ सकते। और जब हम खा सकते हैं, हम गोष्ठियों में हिस्सा लेते हैं, हम भ्रमण में जाते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं, हम फेसबुक पर तस्वीरें लगाते हैं जन्मदिन की, पार्टियों की, तफरीह की, अच्छे कपड़ों में तस्वीर लगाते हैं, साड़ी, अच्छी नई साड़ी पहनकर तस्वीर लगाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। और उसमें जब ये कहा जाता है कि हमें प्रेम पर कविता नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि ये बुरा वक्त है, तो मुझे अजीब लगता है, मैं इस बात को समझ नहीं पाती। हम सब कुछ कर सकते हैं, क्या हम खाना छोड़ देते हैं, हम जीना छोड़ देते हैं। हम कभी, ये कोई कह सकता है कि जब बहुत दुख होता है तब कोई मुस्कुराता नहीं है, वो गीत नहीं सुनता है, वो फिल्म नहीं देखता है, वो कुछ अच्छा खाता नहीं है। तो हम सब संवेदनशील हैं, हमारे समाज के प्रति एक दायित्व हम सब में है, हम सबके लिए है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम जीना छोड़ दें, हम प्रेम करना छोड़ दें। प्रेम को हर हाल में होना चाहिए। तो इस संग्रह में जो मैं कह रही थी अपने संग्रह की बात, इसमें जो कहानियाँ हैं, जैसे मन से मन की दूरी, अंजू शर्मा की कहानी है। मैं शीर्षक अक्सर भूल जाती हूँ तो ये मुझे देखना पड़ रहा है। और ये है भय मुक्ति भिनसार, एक कहानी है जो दिव्या विजय ने खासकर इस संग्रह के लिए लिखी है। फिर कैद में बारिश, ये प्रज्ञा रोहिणी जी की कहानी है। और प्रियंका ओम की कहानी है, ये बेहतरीन प्रेम कहानियाँ लिख रही हैं। इसके साथ पहाड़ पर ठहरी नींद, ये भालचंद्र जोशी जी की कहानी है। मैं कहना चाहूँगी विशेषकर भालचंद्र जोशी जी की कहानियों के बारे में कि मुझे इनकी भाषा बहुत बहुत पसंद है और प्रेम कहानियों के लिए इनकी भाषा बहुत मुफीद है, बहुत सही है। क्योंकि मुझे लगता है एक खूबसूरत भाषा के बिना आप दुनिया की जो खूबसूरत जज्बात होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते। अगर उसके लिए एक अच्छी भाषा का होना भी ज़रूरी है।
और यह भाषा हमारे जोशी जी के पास, भालचंद्र जोशी जी के पास है। उनकी कहानियों के जो शीर्षक होते हैं वह बहुत सुंदर होते हैं, जैसे पहाड़ पर ठहरी नींद, धूप में जल में धूप। और ये शीर्षक पढ़कर मुझे इनकी कहानियाँ पढ़ने की इच्छा हो आती है। इनकी कहानियों में प्रेम का वर्णन जो होता है उसके साथ प्रकृति चलती है, और मुझे लगता है प्रकृति प्रेम की जो भावनाएं होती है उसे बहुत बेहतर ढंग से व्यक्त करने का एक माध्यम है। क्योंकि मुझे लगता है जैसे हमारे अंदर का मौसम होता है, मन का मौसम, वैसा ही बाहर हमें दिखता है। तो जब हम प्रेम में होते हैं तो हमें ये दुनिया खूबसूरत दिखती है, और ये खूबसूरती हमें भालचंद्र जोशी जी की कहानियों में दिखती है। उनकी भाषा, प्रेम की भाषा बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत ये कहानी है पहाड़ में ठहरी नींद। इसके अलावा एक कहानी है चिड़ियाघर में प्रेम, जो मनीष वैद्य जी ने लिखी थी। और उनकी इस कहानी के बारे में कहूँगी कि इस समय में जब हर तरफ भीड़ है, कोलाहल है, तो प्रेम को जो एकांत चाहिए, जो समय चाहिए, वह नहीं मिल पाता है, और उसकी तलाश में प्रेमील मन होते हैं। तो इस कहानी में ये भावना व्यक्त हुई है कि हर तरफ कंक्रीट की जंगलें हैं, शोर है, ट्रैफिक है, इस सब के बीच प्रेम कहाँ जाए। प्रेम को जो एकांत चाहिए, जो एकांतिक अनुभव चाहिए, वह कहाँ से मिले। तो इस कहानी में इस बात को बहुत खूबसूरत ढंग से दिखलाया गया है कि एक प्रेमी युगल किस तरह से अपने प्रेम के साथ एक शहर में उसकी भीड़ भरी गलियों में भटकते हैं और एक जगह ढूंढते हैं, और आखिर एक चिड़ियाघर में पहुंच जाते हैं। एक रोचक कहानी है। इसके साथ गुलाबी नदी की मछलियाँ एक कहानी है, सीनी वाली शर्मा की कहानी, और ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, प्रेम कहानी। मैं अभी हमारी जो विरासत है प्रेम कहानियों की, या हमारे पुरखे, हमारे पहले अग्रज लेखक जो लिख कर गए हैं, उनकी बात मैं इतना नहीं करूँगी कि ये विषय बहुत व्यापक है, सब कुछ मैं समेट नहीं पाऊँगी। तो अपने आसपास जो समकालीन लिख रहे हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं, जिन पर मैंने काम किया है, उनका जिक्र थोड़ा बहुत करूँगी। तो सिनी वाली की ये कहानी गुलाबी मछली, गुलाबी नदी की मछलियाँ, इस कहानी में देखा गया है कि प्रेम कैसे उदात्त भावनाएं लेकर आता है, और ये प्रेम की ताकत है कि एक जो दुश्मन होता है उसे भी मित्र बना देता है। उससे मनुष्य प्रेम जब करता है तो सारी दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और उसकी बढ़कर लोग किस तरह से मदद करते। इस कहानी में ऐसा ही है कि एक बंधक के साथ एक लड़की का प्रेम हो जाता है, जो असल में उसकी पहरेदारी में होती है, और अंत में उसकी मुक्ति के लिए वह खुद बढ़कर अपनी जान जोखिम में डालकर उसे मुक्त करती है। एक खूबसूरत प्रेम कहानी ये है। और इसके अलावे मैंने इतनी अभी कई कहानियाँ मुझे याद आ रही हैं, सबके शीर्षक मुझे याद नहीं आ रहे हैं। कुछ जो मुझे याद है, जैसे चिंगारी एक कहानी है, गोविंद मिश्र जी की कहानी, खूबसूरत प्रेम कहानी। इसके साथ अमर नहीं यह प्रेम, एक राजेंद्र राघव जी की कहानी थी। फिर अनकहा आख्यान, ये जया जादवानी जी की कहानी। आप सब जानते हैं जया जादवानी मेरी बहुत प्रिय लेखिका हैं, इनकी भाषा मुझे बहुत मोहती है। जो भी लिखती है इनकी बाकमाल भाषा ऐसी होती है कि सब कुछ सुंदर बन पड़ता है। एक छोटी से छोटी बात भी बहुत मायने की लगने लगती है इनकी भाषा की बदौलत। तो ये एक बहुत खूबसूरत कहानी थी, अनकहा आख्यान। इसके अलावा खिड़की से आती रात, रानी की सुगंध, ये अमरदीप सिंह दीप की कहानी है। बारिश, जंगल और वह, मुशर्रफ आलम ज़ौकी।
और देह का प्रमाण पंकज सुबीर की एक कहानी। ये कहानियाँ मैंने एक संग्रह में पढ़ी थी, मेरे ख्याल से अम, मैं पत्रिका का नाम भूल रही हूँ। उस पत्रिका में ये कहानियाँ एक साथ अ, जो कहानियाँ छपी थी उनका बाद में संग्रह निकाला गया। इस संग्रह में मेरी भी एक कहानी आई थी, अपनी कैद, जो उस पत्रिका में छपी थी। मैं उसका नाम एकदम से भूल रही हूँ। और अब जो दूसरा है, अ, हमन है इश्क मस्ताना, मेरी प्रेम कहानी मेरे संपादकीय में, जिसकी मैं संपादक रही, और उसमें ये प्रेम कहानियाँ संकलित हुई थी। हमन है इश्क मस्ताना, इसमें 11 प्रतिष्ठित लेखक हमारे समय के हुए और उनकी बेहतरीन बेहतरीन कहानियाँ हैं। जैसे अधेड़ औरत का प्रेम एक कहानी है इसमें प्रियंवद की, और उसमें पहली ही पंक्ति देखिए, प्रियंवद ने लिखी है कि अवैध संबंधों का प्रेम मुझे आकर्षित करता है। मेरा विश्वास है कि प्रेम अपनी पूरी चमक, पूरे आवेग के साथ ऐसे संबंधों में ही रहता है। तो ये पढ़ते ही लोग चौंक जाते हैं कि पहली पंक्ति में अवैध संबंध की बात की गई है कि ये उन्हें मोहता है, उन्हें आकर्षित करता है। प्रियंवद की सबसे पहले तो भाषा, आप सब उनसे परिचित हैं, बेहद खूबसूरत भाषा, और उसके साथ उनकी कहानियों का जो विषय होता है बहुत अनोखा होता है। उनकी कथा नायिकाओं का नाम भी बहुत अनोखा होता है। जैसे बोसीदनी एक कहानी में कथानायिका का नाम था, और उनका जो कहानी का परिवेश होता है वह भी जाने कहाँ का होता है, वो कोई अलग ही दुनिया होती है, उनकी अपनी रची हुई दुनिया। और इन सब में एक रिबेल, एक वर्जना के प्रति एक विरोध, सब कुछ तोड़ डालने का अराजक, एक उच्छृंखलता जिसे कहते हैं, ऐसे भाव इन कहानियों में मिलते हैं। और इन्हें पढ़ते हुए पाठक एक शौक में होता है। कई बार ऐसी दुर्धर्ष बातें, ऐसी दारुण, ऐसी अनोखी बातें पढ़ते हुए वह शौक में हो जाता है। उसे ये कहानियाँ बेतरह आकर्षित करती हैं, लेकिन मन में दो तरह की भावनाएं होती हैं समानांतर चलती हुई। कहीं से वह ग्लानि बोध में डूब जाता है, कुछ वर्जित होने की एक ग्लानि, कि हम कुछ ऐसा एंजॉय कर रहे हैं या कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो बहुत वर्जित है, जो शायद सामाजिक नियमों के अनुसार बहुत गलत है, मगर उसके साथ ही मन को ये मोहता है। जो भी वर्जित हो, जो भी जिसका निषेध किया गया हो, हम सब जानते हैं, मनोविज्ञान यही कहता है कि वह हमें अधिक आकर्षित करता है, हम उसके प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। तो इन कहानियों की विशेषताएं यही है कि यह बहुत शौक देती है, लोग ग्लानि बोध से भर जाता है, कहीं से एक पाप बोध जगता है। पलंग कहानी को ले लीजिए, और भी कई कहानियों का विषय ऐसा है, लेकिन उसके साथ ही यह बहुत आकर्षित करता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रियंवद की कहानियाँ मुझे बहुत प्रिय रही हैं। इसके साथ उदासियों का बसंत, इसमें एक ऋषिकेश सुलभ जी की कहानी है, और मैं बताऊं कि ऋषिकेश सुलभ जी की कहानियाँ मुझे बहुत पसंद है उनकी भाषा के लिए। उसमें प्रकृति बहुत आती है उनकी कहानियों में, और साथ में आंचलिकता, उसकी खुशबू, वो जो बोली बानी है, शब्द है, वह सब मुझे बहुत बहुत पसंद है। और इस कहानी में भी उदासियों का बसंत कुछ ऐसा ही है, जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति एक युवा प्रेमिका के साथ अपनी कहीं जाता है और अपनी स्मृतियों से गुजरता है, और इस बीच इस कहानी में नदी आती है, पहाड़ आते हैं, जंगल, फूल, खुशबू, तरह तरह की स्मृतियाँ।
तो प्रेम की एक बहुत ही मुकम्मल, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी ये है, उदासियों का बसंत, और इसका शीर्षक भी बहुत खूबसूरत है। इसके साथ इसमें उनके हिस्से का प्रेम है संतोष चौबे जी का, उससे पूछो जया जदवानी जी का, मेरी प्रिय लेखिका, और कौने खुतवा में लुकैलू राकेश दुबे की कहानी है। यह भी एक बहुत खूबसूरत प्रेम कहानी है और काफ़ी चर्चित रही है। जंगल, भालचंद जोशी, उनकी कहानियों में जंगल बहुत जीवित होता है, बहुत सुंदर जंगल की आवाज़ आप सुन पाते हैं उनकी कहानियों में। और आगे आपने कभी गौर किया होगा कि मेरी कहानियों में भी प्रकृति बहुत आती है, तो इसलिए भी शायद मुझे भालचंद जोशी जी की कहानी बहुत पसंद है कि उसमें जंगल, प्रकृति बहुत विशेष रूप से आती है। जो इसे जब पढ़े, किरण सिंह की एक बहुत ही उम्दा प्रेम कहानी, और आप सब जानते हैं कि किरण सिंह बहुत सशक्त लेखिका हैं और उनकी कहानियों की मैं मुरीद हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनकी कहानियाँ। इसके साथ दीवार के पीछे, परिधि के पार में, ये राकेश बिहारी जी की एक बहुत खूबसूरत कहानी है। वे जितने सशक्त आलोचक हैं, उसके साथ ही बहुत ही ये एक दूसरा पहलू है उनके व्यक्तित्व का, उनके लेखक का, मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानियाँ वो लिखते हैं, और तब उनकी भाषा बहुत कोमल, बहुत सुंदर बन पड़ती हैं, और पढ़ते हुए लगता नहीं है कि जब यही आलोचना में उतरते हैं तो कईयों की क्या कहूँ, कईयों की काफ़ी मुसीबत हो जाती होगी। उनकी भाषा वहाँ काफ़ी दुर्धर्ष होती है, बहुत सशक्त होती है, लेकिन यहाँ बहुत प्रेमील, बहुत कोमल भाषा। ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है, परिधि के पार, राकेश बिहारी, फुर्सत, मोहम्मद आरिफ की एक कहानी। बलम बलमवा तुम क्या जानो प्रीत, ये प्रत्यक्षा की एक कहानी है, और मैं कहूँ कि प्रत्यक्षा की भाषा भी मुझे बहुत पसंद है। और ये कहानी, इसमें एक मौन प्रेम की कहानी है, जिसमें आखिर तक लोग दो व्यक्ति का प्रेम देखते हैं, दो जो बहुत मुखर हैं, उनके उनका संघर्ष, उनका सब कुछ, उनका उस पूरी कहानी में, और आखिरी पंक्ति में आता है कि असल में ये पूरी प्रेम कहानी तो उस कनीज़ की है, उस मेड की, जो मदद करती है नायिका को उसका प्रेम पाने के लिए, या जो नायक के साथ रहती है। असल में वह सबसे बड़ी वो कथानायिका है, वो प्रेम करती है, लेकिन उसका प्रेम बिल्कुल निःशब्द है, वह चुप रहकर प्रेम करती है, और अंत में उस मौन प्रेम की जब मुखर होती है तो पूरी कहानी पर व्याप जाती है। बहुत ही खूबसूरत एक प्रेम कहानी है। इसके साथ बीते शहर से फिर गुजरना, तरुण भटनागर जी की एक कहानी है, जब स्मृतियों में प्रेम और जीवंत हो उठता है, और कथानायक जब एक शहर से गुजरता है तो उसका विगत जीवन, उसका प्रेम, उसकी स्मृतियाँ इस कहानी में बहुत खूबसूरत ढंग से सामने आती है। और एक बहुत ही रोमांटिक कहानी, इस कहानी को मैं कई बार पढ़ती हूँ, मेरी बहुत प्रिय कहानी है। और इसके साथ इस संग्रह में एक मेरी भी कहानी है। अब मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को अपनी एक छोटी सी कहानी पढ़कर सुनाऊँ। प्रेम कहानी है, ये है मेरा जो नवीनतम संग्रह मैंने कहा था, जून, ज़ाफ़रान और चाँद की रात। इसमें 11 प्रेम कहानियाँ हैं, और इसमें से एक छोटी सी कहानी मैं पढ़कर आप सबको सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। कहानी का शीर्षक है चिट्ठियाँ जो लिखी नहीं गई। समंदर हमेशा की तरह उदास है, या यह उसका मन है। सालों से देखती आई है, सालों से देखती आई है वह, आकाश का रंग कैसा भी हो, मौसम चमकीली लीली सा खुशगवार, या धूप के
उजले सुनहरे पंख पर तैरता दिन, समंदर यूं ही उदास रहता है। सतह पर प्रतिबिंबित आकाश के फिरोजा नील के नीचे उसका स्थायी रंग मटमैला धूसर है। झिरझिर बहती हवा के संगीत से परे वह जाने कब से सुनती आई है समुद्री पंछियों की करुण चीख। किनारे पर वैधव्य के विलाप सी अनवरत बिखरती टूटती फेनी लहरें वह जानती है समुद्र की देह भाषा। तमाम कोलाहल के बीच वह अपने अगाध मौन का निर्जन टापू है। इसी निर्जनता से उसका संवाद है। अपने वर्जित प्रेम का कन्फेशन वह अपने प्रभु के सामने कर नहीं सकती, तो उन्हें समंदर के इन्हीं अराजक लहरों को चुपचाप सौंप जाती है, किसी नाजायज शिशु की तरह, इस प्रार्थना के साथ कि यह अभिमानी समंदर इसे अपने हृदय की गहराइयों में छिपा ले, कभी लहरों के हाथ किनारे को लौटा ना जाए। इन किनारों पर मनुष्यों की एक बहुत बड़ी दुनिया है, जो प्रेम के लिए कभी अनुकूल नहीं रही। यहाँ जो बार बार सूली पर चढ़ा वह प्रेम ही था। मंदिर तो पत्थरों के लिए बना। कितना समय गुजरा। हेलो, बहुत देर से मैं किसी को, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, क्योंकि अचानक जो स्क्रीन है वह स्टील सा लग रहा है। होपफुली प्रोग्राम चल रहा है, कोई बताए मुझे। हेलो, मुझे लाइव तो दिख रहा है, लेकिन होपफुली प्रोग्राम हो रहा है। मुझे किसी का रिस्पांस नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जो बार बार सूली पर चढ़ा वह प्रेम था। मंदिर तो पत्थरों के लिए बना। कितना समय गुजर गया, शायद कई युग। वह उंगलियों पर अब गिन नहीं पाती। शायद खाल की अनगिन झुर्रियों पर वह दर्ज हो। जो समय दिल पर गुजरता है उसका हिसाब सहज कब होता है। इलियना, सिस्टर इलियना तब जवान थी। बारिश में जन्मी किसी पहाड़ी नदी की तरह ही उफनती हुई, चंचल, अपनी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी। प्लेग की चपेट में आकर जब पुराना गोवा लगभग वीरान हो गया, अपने पति और 4 बच्चों को खोकर उसकी माँ किसी तरह उसे लेकर उत्तर गोवा भाग आई थी। कोंडा के रास्ते में उसने बम जीसस चर्च के सामने से गुजरते हुए मन्नत मांगी थी, अगर एलियना बच गई वह उसे आजीवन प्रभु यीशु की सेवा में सौंप देगी। तब से इलियना एक ईसाई नन बनकर प्रभु की सेवा में है। उसकी देह पर सफ़ेद गाउन चढ़ा दिया गया, मगर हृदय का रंग लाल ही रहा, लाल और आकांक्षाओं के मृदुल कंपन से भरा। तब से एक मन को बांधने, वश में करने के सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए। अल सुबह पंछियों के जागने से पहले चर्च के घंटे के साथ सेमिनरी में उसके दिन शुरू होते।
अपने सामने पवित्र ग्रंथ खोले, नींद भरी आंखों से जम्हाई दबाते हुए वह कोरस में ईश्वर की करुणा के गीत गाती। मगर अबाध्य मन ठीक उसी समय समंदर किनारे रंग बिरंगी शंख सीपी इकट्ठा करते नंगे पांव भागता फिरता। प्राचीन चर्च की ऊंची दीवारों के बीच बसंत की रातों के वर्जित सपनों में देह खारा पानी नमकीन हवा में सीज पक कर सबके अलक्ष्य काजू के फल सा मीठा मदिर होता गया था। उन दिनों मदर सुपेरियर कतार में खड़ी कर उसके यूनिफॉर्म नाखून का मुआयना करते हुए अक्सर नाक सिकोड़ कर कहती थी, उसकी देह से मछली की गंध आती है। वह सचमुच मत्स्य गंधा बनी हुई थी उन दिनों। रग रग में समुद्र का उद्दाम ज्वार चढ़ा था। इलियना की चमकीली खाल पर चढ़े बसंत से पड़े वह समय गोवा में तनाव और राजनीतिक उथल पुथल का था। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था और गोवा को आज़ाद कराने की कोशिश भीतर ही भीतर तेज हो गई थी। आमतौर पर गीत संगीत और फेनी के नशे में डूबे गोवा के अलमस्त नौजवानों में देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना आंच देने लगी थी। लोग छिपकर रेडियो पर लोहिया के ओजपूर्ण भाषण सुनते और क्रांति के गीत गुनगुनाते। हंसुए कुल्हाड़ी पर शान दिए जाने लगे थे। मछली की ढेरियों में गोली बंदूक छिपाए जाने लगे थे। अब बसंत की हवा में भट्टियों पर चढ़ी शराब की नहीं, बारूद की गंध थी। इस गंध ने आज़ादी के दीवानों को पागल कर रखा था। और एक सुबह तोप के भीषण गर्जन से इलियना की नींद टूटी थी। चारों तरफ चीख पुकार भगदड़ मची हुई थी। आकाश धुएं से काला था। किसी ने भागते हुए उससे कहा था, हिंदुस्तान की सेना आ गई। और फिर देखते ही देखते वह पुर्तगाली और हिंदुस्तानी सेनाओं से घिर गई थी। भय से अवश्य यीशु के ऑल्टर से चिपकी वह विस्फारित आंखों से देखती रही थी वह भीषण युद्ध। संगीनों से छलनी होता सीना, कटकर गिरते सर, खून के फव्वारे, आर्तनाद। गोली से एक पुर्तगाली सिपाही के सर के परकच्चे उसके सामने उड़ गए थे। और वह बिना सर का धड़ पीछे की ओर त्योड़ा कर उस पर आ गिरा था। एक चीख के साथ वह उठकर भागी थी और सामने से आते हुए एक फौजी की बाहों में गिरकर बेहोश हो गई थी। जब आंख खुली थी, किसी की पसीने से भीगी पीठ से खुद को लगी हुई पाया था। प्यास से गला सूख रहा था। एक मिनट में पंखा बंद कर दूं, शायद पंखे की आवाज आ रही है। जब आंख खुली थी, किसी की पसीने से भीगी पीठ से खुद को लगी पाया था। प्यास से गला सूख रहा था। जाने वे कहाँ थे। शाम गिर रही थी। नारियल सुपारी के घने पेड़ों के पार झांकते संझाते आकाश पर मौसम का नया चांद था। हल्के धुएं में डूबा हवा में अब भी जले बारूद की गंध थी। उसके कराहने पर वह फौजी मुड़ा था और पहली बार उसने उसे देखा था, कुछ कुछ आतंक और विस्मय से।
सोचती है तो उस क्षण की सनसनी इलियना आज भी अपनी त्वचा पर महसूस कर सकती है। दो गहरी भूरी आंखें जो सीधे उसकी आंखों से गुजरते हुए दिल में उतर गई थी। आज भी वही जज्ब है, कभी लौटी नहीं, कितना तो जतन किया। युद्ध के भीषण तनाव के बीच 2 दिन वे एक अधजले खंडहर के बीच छिपे रह गए थे। फौजी खुद जख्मी था और उसका हथियार भी कहीं खो गया था। आसपास पुर्तगाली सैनिक फैले थे और लड़ाई लगातार चल रही थी। इलियना के बाहर निकलने से फौजी के पकड़े जाने का डर था, मगर फिर भी उसने इलियना से कहा था वह चली जाए। उस अनजाने हिंदुस्तानी के यकीन ने इलियना को बांध लिया था। उसने उसे इस हालत में छोड़कर जाने से इनकार कर दिया था। ऑल्टर के सामने पड़ी अगरबत्ती की राख उसके जख्मों पर डालकर अपने लंबे गाउन का कोना फाड़कर उसने उन्हें सख्ती से बांध दिया था। इसके बाद के दिन प्रार्थनाओं में बीते थे उसके। जिस प्रभु के चरणों से चंचल मन हिरनी सा बार बार भाग उठता था, वहीं वह लगातार पड़ा रहा याचक बनकर, बस एक ही दुआ के साथ, फौजी की जान बच जाए। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है कि जिस हवा में धुआं चीखे तैर रही थी, जो जमीन मानव मन की आदिम हिंसा और असीमित घृणा से लाल थी, उसी पर प्रेम का वह अशाश्वत फूल खिला, मरियम की स्नेह विगलित आंखों सा, यीशु के करुणा भरे हृदय सा कोमल लाल। जो पल यातना, भय और गहन पीड़ा के थे, उन्हीं पलों में मौन ने अनुराग का सबसे खूबसूरत गीत गाया। देह ने चाहना का स्वाद और समर्पण का उल्लास जाना। यहाँ देना ही पाना था और पाना सर्वस्व खो देना। इस खोने ने इलियना को हमेशा के लिए मुकम्मल कर दिया। इन सीमित पलों में जादू घटा और वह निस्संग किशोरी अभाव के ऐश्वर्य से अनायास भर गई। तेज धूप में वह खंडहर जलता रहता, तेज धूप में वह खंडहर जलता रहता और उसके एक कोने में इलियना अपने बालों की छांव में फौजी को घेरे बैठी रहती। तोप की कर्णभेदी गूंज के बीच कहीं कोई कोयल अनायास कूक उठती। धुएं से गहराए आकाश में शाम का रंग बिखरता, बारूद की गंध को चीरकर काजू के फूल महक उठते। फौजी विस्मय से देखता। इस किशोर सन्यासीन के डर से नील पड़े चेहरे पर प्रेम की वासंती आभा महसूसता, उसके छुअन की बढ़ती हुई ऊष्मा को। प्रेम अपने होने का समय खुद चुनता है। कोई प्रतिकूल समय या परिस्थिति उसे पनपने से रोक नहीं सकती। उन 2 दिनों के दौरान प्रार्थना में बैठे बिना इलियना अपने ईश्वर के सबसे करीब रही। पहली बार उसने जाना, प्रेम में होना प्रार्थना में होना है, सनातन प्रार्थना में। दूर क्षितिज पर लहराते हुए भारत के तिरंगे को देख जब वे बाहर निकले, उनकी धरती पुर्तगाली शासन से आज़ाद हो चुकी थी। फौजी बुखार से बेसुध सा था। सेना के लोग उसे ले गए थे। जाते हुए उसने इलियना को एक नज़र भर देखा था, बस। वह उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद इलियना कभी अपने ईश्वर की ओर देख नहीं पाई। बार बार कन्फेशन बॉक्स तक गई और लौट आई। जब भी प्रार्थना में आंख मूंदती, 2 गहरी भूरी आंखें भीतर दीप उठती। उन 2 आंखों की लौ से लौ लगाए वह बिना किसी प्रतिश्रुति के
जाने किस प्रतीक्षा में जिए जा रही थी। उन्होंने सही अर्थों में उसका बपतिस्मा किया था। वह मन से सन्यासीन हुई थी, सच्चे अनुराग से जन्मा विराग। इसके पहले जो भी था वह एक पाखंड और विवशता के सिवा कुछ नहीं था। और एक दिन वह चिट्ठी आई थी उसके पते पर, जाने कहाँ कहाँ से घूमते हुए। भेजने वाले के पते पर नाम की जगह बस फौजी लिखा था। उन 2 दिनों में उसने उस फौजी को उसी नाम से बुलाया था। नाम पूछना रह गया था। उस हल्के नीले लिफाफे को हाथ में लिए इलिएना देर तक चुपचाप बैठी रही थी। तो वह जिंदा है। उसकी प्रार्थना कबूल हुई। इसके बाद उसने बिना खोले वह लिफाफा समुद्र की लहरों के हवाले कर दिया था। उसकी माँ ने अपने प्रभु से एक मन्नत मांगी थी। रही उसकी अपनी प्रार्थना तो वह उसकी सनातन प्रतीक्षा में हमेशा जीवित रहेगी। उधर सबकी पीड़ा के सलीब पर चढ़े प्रभु ने शायद हर एक की प्रार्थना पूरी की थी, किसी की सुनकर, किसी की न सुनकर। इसके बाद बार बार वह नीला लिफाफा इलियाना के नाम आता है और इलियाना आंसू और मुस्कुराहट से भरी बिना पढ़े उसे समुद्र की लहरों के हवाले कर आती है, यह जाने बिना कि उसका फौजी उस युद्ध में मिले जख्मों में जहर फैलने से एक सैनिक अस्पताल में उन्हीं दिनों मर गया था। अपने दोस्त से यह आग्रह कर कि एक निस्संग सन्यासिन समुंदर के किनारे उसकी प्रतीक्षा में उदास बैठी रहेगी, उसे फौजी के नाम से खत लिखना। तो यह थी कहानी। वह चिट्ठियाँ जो लिखी नहीं गई। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। प्रेम पर इतनी सारी बातें हम कर गए और मुझे लगता है साहित्य में हम प्रेम पर जितनी भी बातें करें, लेकिन जीवन में कहीं से यह आज भी वर्जित सा लगता है। साहित्य में भी कई बार यह बात देखने को मिला है कि प्रेम विषयक जो कहानियाँ होती है उनको कई बार थोड़ी नीची नज़र से देखी जाती है कि ये तो प्रेम कहानियाँ हैं, कुछ बड़ी बात होनी चाहिए कहानी में, बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े विमर्श होने चाहिए। लेकिन मुझे हैरत होती है कि सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो बात सबसे ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम जो है वह मनुष्यता को बनाए रखता है और मनुष्य उसके भीतर की नमी बनी रहती है। वह पत्थर नहीं बनता, वह मशीन नहीं बनता, वरना हालात जिस तरह के हैं उसमें यदि व्यक्ति अगर प्रेम ना होता, संवेदनाएं ना होती, तो वह पत्थर बन जाता, वह मशीन बन जाता है। हम आज भी जब सड़कों पर धरने पर बैठे किसानों को देखते हैं और उनकी तकलीफ़ में रोते हैं, एक बच्चे को तकलीफ़ में देखते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, पशुओं से प्रेम करते हैं, आवारा जानवरों को आश्रय देते हैं, तो इन सब के पीछे यही प्रेम है। फूलों का खिलना, धूप, हवा, पानी, बारिश, इन सब में प्रेम की अभिव्यक्ति है और प्रेम इस पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाता है। तो हम कितनी भी तरक्की कर जाएं, कितने भी विमर्श हम उठाएं, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, मुझे लगता है प्रेम कहानियों का ये हमेशा प्रासंगिक रहेगी। प्रेम कहानियाँ, इनकी प्रासंगिकता कभी ख़त्म नहीं होगी।
तो प्रेम पर जितनी भी बातें की जाए वह कम है। मैं बहुत देर से मैं किसी का रिस्पॉन्स नहीं देख पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लाइव अभी तक हो रहा है। मुझे लाइव दिख रहा है लेकिन ये हो रहा है क्या? कृपया कोई बताएं मुझे। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? क्या प्रोग्राम चल रहा है? जी, थैंक यू, आप लोग देख पा रहे हैं। तो अर्पण जी, मैं प्रेम पर तो बात करती ही जाऊँ, कितनी भी बात करें कम ना हो। इस पर कुछ इंटरेक्शन अगर होता, कोई किसी का कोई सवाल हो मुझसे पूछे। मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ, प्रेम पर मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन जो मेरी अपनी संवेदनाएं हैं या जो कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं या जो मैंने लिखी हैं उन पर मैं कुछ बात ज़रूर कर सकती हूँ। तो अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो तो बताएं। प्रेम पर प्रश्न, प्रेम की कहानियों पर प्रश्न, वरना हम प्रोग्राम को फिर ख़त्म करेंगे। क्योंकि बोलना तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा मौका, सुनहरा मौका है कि आप एक तरफा बोले जा रहे हैं और सब सुन रहे हैं, सुनने के लिए विवश है कहीं से। लेकिन फिर भी लगातार एक तरफा बोलते जाना थोड़ा अटपटा भी लगता है। अगर इंटरेक्शन हो तो अच्छा लगे, बेहतर हो। तो अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो। जी जी, मेरे ख्याल से हम 1 घंटे से ऊपर बात कर रहे हैं और इस पर बात पूरी रात हो सकती है और मेरी कई कहानियाँ हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो मैं कुछ और अपनी किताबों की बात कर लूँ, क्योंकि अपने साहित्य के संदर्भ में भी बात करनी थी मुझे। मेरे 5 उपन्यास हैं। एक प्रकाश्य है, जल्द ही आने वाला है। लेकिन जैसे इकबाल एक उपन्यास है, कश्मीर की पृष्ठभूमि में लिखा गया एक उपन्यास है, जो वस्तुतः एक प्रेम कहानी है। और इसमें मैंने दिखाया है कि उस माहौल में जहाँ हर तरफ शक है, नफ़रत है, संशय है, लोग दुविधा में हैं, आक्रोश में हैं, घृणा से उबल रहे हैं, ऐसे माहौल में भी प्रेम का फूल नरगिस के फूल की तरह खिल सकता है। और हम अपने जब प्रेम में होते हैं तो हम अपने शत्रु से भी, वो भी हमारे मित्र बन जाते हैं। हम उनकी तकलीफ़ को भी उनकी नज़र से देखना समझना सीखते हैं। तो इस उपन्यास की जो कथानायिका है वह बहुत सारे प्रेजुडिस के साथ, पूर्वाग्रहों के साथ कश्मीर जाती हैं और उसका स्टैंड बहुत क्लियर है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। और शुरू में वह बहुत आक्रोश में भी होती है। उसे लगता है कि उसके देश के साथ एक गद्दारी हो रही है। देश के विरोध में जो लोग हैं उनसे वो एक हद तक नफ़रत भी करती हैं। लेकिन जब वह कश्मीर जाती हैं और एक कश्मीरी व्यक्ति से उसका प्रेम होता है तो कहीं से वह प्रेम उसे सिखाता है कि अपने स्वार्थ से, अपने जो अपने पूर्वाग्रह है उससे ऊपर उठकर भी हम कुछ देख सकते हैं। और जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसा दिखता है जो पहले हम ना देख पाए हों। तो वह वहाँ जाती है कश्मीर में और उनकी समस्याओं को समझती हैं। और एक तरह से इस उपन्यास के ज़रिए ये कहने की कोशिश भी की गई है कि प्यार अकेला सॉल्यूशन है, हल है। इस नफ़रत के दौर में युद्ध, ये हर तरफ जो हम संशय देख रहे हैं, दुविधा देख रहे हैं, इस सब के बीच अगर प्रेम पनप जाए तो वह एक हद तक हर समस्याओं का समाधान कर सकता है। हम अपने निजी स्वार्थों से उठकर दूसरों की बात देख समझ सकते हैं। तो हम सब अगर ये राजनीति और
इन चीज़ों को एक तरफ दरकिनार कर अगर मन से प्रेम के साथ एक दूसरे की बात सुनने को तैयार हो जाए तो शायद बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए। इसके साथ एक और उपन्यास है साथ चलते हुए, जिसमें दो व्यक्ति, एक स्त्री जो अपना परिवार अपनी संतान खोकर भटकती है हिंदुस्तान में आकर, और यहाँ जंगलों में कोई उसे मिल जाता है जिसके साथ वह चलती है। चलने का दृश्य है कि चलते हुए वह बात करती रहती है और इन्हीं बातों के दौरान चलते हुए उसे जीवन में फिर प्रेम मिल जाता है। और जब प्रेम मिलता है तो वह अपने व्यक्तिगत दुख से बाहर निकलकर जो एक बृहत्तर सरोकार है समाज का, जीवन का, उससे जुड़ती है। तो उससे उसके दुख कम तो नहीं हो जाते हैं, लेकिन उस दुख को एक माने मिल जाता है। उस दुख से वह कुछ सृजन, कुछ सीरज पाती है, कुछ क्रिएट कर पाती है। तो एक कविता की पंक्ति है बच्चन की कि हे मन के अंगार, तुम अगर ये मन के दीप, तुम कुछ ऐसा है कि अंगार, तुम अगर ना जलोगे तो तुम छाड़ बन जाओगे, तुम राख हो जाओगे। तो हमारे भीतर जो आग है, जो दुख है, उसे हमें अपनी शक्ति बनाना चाहिए और उससे हम कुछ सृजे, हम उससे निर्माण करें। हम विध्वंस का रास्ता ना चुने, हम ना खुद को नष्ट करें ना दूसरों को नष्ट करें, बल्कि दुख को भी, तकलीफ़ों को भी, उसे भी अपनी ताकत बनाए। और प्रेम हमें यह सामर्थ्य देता है, प्रेम हमें ये ताकत देता है। जी नमस्कार। नमस्कार अंजू जी। तो इस उपन्यास में अपने निजी दुखों से बाहर निकलकर जब आदिवासी जीवन में, जंगलों में रहने वाले लोगों के दुखों को देखती है कथानायिका और धीरे धीरे उनके सरोकारों से जुड़ती है, तो अपना दुख उसे बहुत छोटा जान पड़ता है। वह बृहत्तर जो सामाजिक सरोकार है उससे जुड़ती है और उनके जीवन में कैसे दुख को लाघव किया जाए, कम किया जाए, इसकी कोशिश में जुट जाती है। इस उपन्यास का विषय कुछ ऐसा है। तो प्रेम में वो ताकत है, वह कहीं कभी मध्यम पड़ सकता है, उसकी लौ मध्यम पड़ सकती है, कोई मुसीबत आ सकती है, लेकिन फिर वह रिवाइव करती है, वह फिर से अपनी ताकत बटोरती है। आगे ये शक्ति उसमें है। एक और उपन्यास जो औरत जो नदी है, ये प्रेम कहानी है, वैसे स्त्री विमर्श की किताब है और इसमें भी प्रेम की शक्ति का निरूपण हुआ है। तो कोई भी किताब जिसमें कोई भी विषय आया हो, विमर्श आया हो, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं प्रेम है, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी विषय हो, विमर्श हो, उनमें जो प्रेम का एक फैक्टर होता है वह होना बहुत ज़रूरी होता है, जो विषय को कोमल बनाता है, मानवीय बनाता है। और हम लोग एक मशीन की तरह नहीं, एक मनुष्य की तरह विषय को देखते समझते हैं और उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानियों में इतनी सारी कहानियाँ हैं। मैं जून ज़ाफ़रान और चाँद की रात में जो कहानियाँ हैं, जो विभिन्न पत्रिकाओं में छपी है, प्रेम विशेषांकों में आई है, इनमें से मैं इनकी कुछ कहानियों के नाम आप लोगों को बताऊं जो प्रलेख प्रकाशन से संग्रह आया है। इसमें एक कहानी है एक रात, जो हंस में छपी थी, अपनी कैद कथाक्रम में छपी थी। एक खूबसूरत झूठ, और ये छपी थी बागार्थ में, जिस दिन प्यार हुआ, यह भी मेरे ख्याल से बागार्थ में छपी थी। और जो नदी है, हंस में छपी थी। जून ज़ाफ़रान और चाँद की रात, ये कहानी मैं अचानक से याद नहीं आ रहा है। उदास नीले दिन, ये हंस में छपी थी। डोना पौला, यह भी हंस में छपी थी। हरे जंगल की नीली लड़कियां, हाल में जो पाखी का
प्रेम विशेषण का आया था, उसमें ये कहानी आई थी। और चिट्ठियाँ जो लिखी नहीं गई, ये जनसत्ता में रविवारीय जो अंक होता है उसमें ये कहानी आई थी। इसके साथ बहुत सारी और कहानियाँ हैं। तो बॉटम लाइन इज़ कि मेरे लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है, और इसलिए यह प्रेम मेरी कहानियों में भी बार बार आता है। और दुनिया जैसी भी हो, माहौल जैसा भी हो, हर नफ़रत का दौर हो, मेरे ख्याल से इन सब के बीच ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेम को बचाए रखें, हम अपनी संवेदना को मरने ना दें। यह हमें मनुष्य बनाए रखता है, और प्रेम हमें रास्ता दिखाएगा कि हर नफ़रत के बीच हम अपनी मंजिल को तलाश पाए, हम हर दौर में मनुष्य रह पाए। तो आप सबको इस प्रेम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से बहुत प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में प्रेम बना रहे, प्रेम की महत्ता कभी कम ना हो, और हम सब एक प्रेम के ज़रिए एक खूबसूरत दुनिया बनाएं, और उसमें हम सब हमेशा बहुत बहुत खुश रहें। एक बार फिर आप सबको वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।